क्या 25 सितंबर को वो बड़ी रैली हो रही है हरियाणा में, उस बड़ी रैली में उस जयंती पर वो चुप्पी तोड़ेंगे? ये सवाल भी चर्चा में है कि जगदीप धनखड़ राजनीति के बियाबान से आए थे और राजनीति के बियाबान में गुम हो गए हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको उनके ही अपने निवास में नजरबंद कर लिया गया हो। दरअसल उनके परिवार पर भी ये बंदिश है और शायद उनके परिवार वालों ने ही उनसे ये कहा है कि आप न बोलें। जब उनके इस्तीफा देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न तो एक्स पर यानी ट्विटर पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और ना ही व्यक्तिगत तौर पर उनके घर जाकर उनके स्वास्थ्य का हाल पूछा, तो ये इस ओर इशारा करता है कि जो लोकतंत्र इस देश के अंदर है वो पिछले दिनों कितना कमजोर हुआ है। पता है कि जब वो बोलेंगे तो ज्वालामुखी फटेगा और सतपाल मलिक की तरीके से सरकार को लगातार वो कटघरे में खड़ा करेंगे और सरकार को लगातार एम्बैरेस और किरकिरी करते रहेंगे। और जाट समुदाय के बारे में मशहूर है कि उनको दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। उपराष्ट्रपति का चुनाव आज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि कौन नहीं बोल रहा है। जगदीप धनखड़, जिन्होंने आज अचानक इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मानो मौन व्रत ले लिया हो। 50 दिन से एक शब्द नहीं और अब पूरा देश पूछ रहा है, आखिर ये चुप्पी क्यों? क्या है इसके पीछे राज? क्योंकि धनखड़ के व्यक्तित्व को देखें तो वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकते। अब सवाल अभी भी वही है कि क्या धनखड़ को संघ से नजदीकी का दंड दिया गया? क्या मोदी सरकार से उनकी नाराजगी उन्हें भारी पड़ गई या फिर उनके खिलाफ कहीं कोई अंदर खाने से शिकायत पहुंची? क्या 25 सितंबर को देवीलाल जी की जो जयंती है, वो बड़ी रैली हो रही है हरियाणा में, उस बड़ी रैली में उस जयंती पर वो चुप्पी तोड़ेंगे? ये सवाल भी चर्चा में है। उनकी चुप्पी पर सवाल केवल हम नहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी उठाए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि पिछले 50 दिनों से जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित चुप्पी साध रखी है। आज जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार कर रहा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा उस समय दिया था जब उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी। आज इसी चुप्पी के पीछे का सच खोजेंगे और समझेंगे कि ये मौन साधना राजनीति में क्या संदेश देती है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे इसके पीछे असली खबर क्या है, वो चुप्पी का राज क्या है और जगदीप धनखड़ कब बोलेंगे। आशुतोष सर। बिल्कुल अंकुर, काश मुझे उनकी चुप्पी का राज पता होता तो मैं जरूर बता पाता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जगदीप धनखड़ राजनीति के बियाबान से आए थे और राजनीति के बियाबान में गुम हो गए हैं। हाँ। और जब पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि जगदीप धनखड़ बोल क्यों नहीं रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं या बोलने की स्थिति में नहीं है, ये तीनों चीजें बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अचानक अपने पद से इसलिए इस्तीफा दे देता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी या उनका स्वास्थ्य खराब था, तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा होता है जब उनके इस्तीफा देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न तो एक्स पर यानी ट्विटर पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और ना ही व्यक्तिगत तौर पर उनके घर जाकर उनके स्वास्थ्य का हाल पूछा। ये अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमयी बात होती जा रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके की खबरें उड़ी और यह कहा जाने लगा कि दरअसल जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको उनके ही अपने निवास में नजरबंद कर लिया गया हो या फिर उनके ऊपर कोई ऐसी बंदिश लगा दी गई हो जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि ये भी अपुष्ट खबरें आई थी कि दरअसल उनके परिवार पर भी ये बंदिश है और शायद उनके परिवार वालों ने ही उनसे ये कहा है कि आप ना बोलें, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो फिर उससे और नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो तमाम अटकलें हैं, ये अटकलें अपने आप में एक कहानी कहती हैं, एक ऐसी पटकथा लिखती हैं जो इस ओर दर्शाता है कि अगर इस देश के अंदर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के इस्तीफे का रहस्य नहीं खुलता और उनके इस्तीफे के बाद वो क्यों चुप है, ये रहस्य बना रहता है, तो ये इस ओर इशारा करता है कि जो लोकतंत्र इस देश के अंदर है वो पिछले दिनों कितना कमजोर हुआ है कि जब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी रहस्य लगातार बढ़ता जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि उनके इस्तीफे के बाद से जिन दो उम्मीदवारों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पर्चे भरे हैं, ये दोनों व्यक्ति जगदीप धनखड़ के स्वभाव के बिल्कुल अलग है, एक अलग ध्रुव पे दिखाई पड़ते हैं। और मैं इस ओर कहना चाहता हूं कि इज इट अ रिटर्न ऑफ द ऑल गुड मेन इन पॉलिटिक्स, यानी क्या राजनीति में ये अच्छे लोगों की वापसी का युग तो नहीं शुरू हो रहा है? मेरी बात को सुनकर बहुत सारे लोगों को अचरज भी हो सकता है, कुछ लोगों को शायद लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, क्योंकि इस वक्त का जो राजनीतिक माहौल है वो कटुता से भरा हुआ है, गाली गलौज से भरा हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और कोशिशों से भरा हुआ है। ऐसे में इन दो कैंडिडेट्स के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ सीपी राधाकृष्णन है जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड है, जो गवर्नर जैसे पद पर रहने के बावजूद भी बिल्कुल चुप रहते थे, बहुत ही एक जिसे कहते हैं सोबर इमेज लेके चलते हैं। और उसी तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, वो भी किसी विवाद में नहीं फंसे, हालांकि उनको विवाद में फंसाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है उनके सुप्रीम कोर्ट के सलवाजुडम पर दिए गए एक फैसले की वजह से। लेकिन ये सारे फैसले जो हैं वह इन्होंने एक न्यायाधीश के पद पर दिए थे, और जब जब उनके फैसलों पर लोग सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं और उसके बहाने उनकी राजनीतिक समझ को निशाने पर लेते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक कोशिश है जुडिशरी और जज और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जैसे पदों पर बैठे हुए लोगों को दबाव में लाने की, प्रेशराइज करने की। उस संदर्भ में अगर हम देखें तो एक ऐसे युग की शुरुआत हो रही है जब उपराष्ट्रपति और उनके पहले गवर्नर पर ऐसे पद पर बैठे हुए थे धनखड़, जो लगातार बोलते रहते थे, खूब बोलते रहते थे। उन्होंने जब बंगाल के गवर्नर थे, एक तरीके से ममता बनर्जी की नाक में दम कर रखा था, और वो अकेले प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर उभरे थे गवर्नर ऑफिस में रहने के बावजूद भी। जब वो उपराष्ट्रपति बने तो संसद के अंदर वो किसी को बोलने नहीं देते थे, लगातार लोगों को झाट फड़कार लगाते थे जैसे कि वो हेडमास्टर हो, राज्यसभा के या एल्डर हाउस के चेयरमैन ना हो। तो ऐसे में अब वो चुप है, तो जाहिर सी बात है इस पर सवाल भी खड़े होंगे और लोग उसके पीछे की मंशा और रहस्य पर भी सवाल खड़े करेंगे। आशुतोष सर, आपने ये तो जिक्र कर दिया कि रहस्य पर सवाल खड़े होंगे। जो रहस्य की बातें चल रही हैं कि सरकार विरोधी बातचीत तो चल रही थी, कुछ ऐसा किसी जज के खिलाफ कर रहे थे, वो तो बहुत बेसिक चल रहा है। कुछ तो ये चले, रेवंत रेड्डी से बातचीत अलग से चल रही थी। उसके अलावा ये भी चल रहा है कि संघ के, वो तो साफ साफ है, उन्होंने खुद को कहा था कि मैं संघ का एकलव्य हूं, यानी कि दूर से मैं 25 साल की उम्र से आपको देखता रहा संघ को, लेकिन शामिल नहीं हुआ, लेकिन एकलव्य के तरीके से आपकी जो शिक्षा है वो मैंने ले ली। संघ से नजदीकी ही एक बीजेपी के अंदर और टकराव की और संघ की वजह बनी। क्या कारण हो सकता है? संघ या सरकार के खिलाफ बातचीत, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बोले थे, और ये भी चर्चा चल रही कि शिवराज सिंह चौहान ने ही शिकायत कर दी थी। तो क्या हो सकता है? देखिए, चूंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे जब वो गवर्नर के पद पे थे या उपराष्ट्रपति के पद पे थे या राज्यसभा में चेयरमैन के पद पर थे, इसलिए लोगों को हैरानी हो रही कि अब क्यों नहीं बोल रहे। और एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस बात को मानता है कि जब वो बोलेंगे तो ज्वालामुखी फटेगा, और सतपाल मलिक की तरीके से सरकार को लगातार वो कटघरे में खड़ा करेंगे और सरकार को लगातार एम्बैरस और किरकिरी करते रहेंगे। आपको याद होगा कि सतपाल मलिक जो कश्मीर के गवर्नर थे, उसके बाद वहां से हटाए गए, कई और राज्यों के गवर्नर बने, लेकिन पद छोड़ने के बाद से उन्होंने सरकार पर लगातार हमले जारी किया, और टेलीविजन चैनल में तो नहीं लेकिन डिजिटल स्पेस में उनको बहुत ज्यादा स्पेस मिला, और लोग बार बार उनका इंटरव्यू करते तो हर बार वो कोई अच्छी कॉपी लेकर आते थे। और इसी तरीके से कहा जाता था कि सतपाल मलिक के तरीके से जगदीप धनखड़ भी जो है वो जाट समुदाय से आते हैं, और जाट समुदाय के बारे में मशहूर है कि उनको दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती।
उनको दुनिया की कोई ताकत बोलने से रोक नहीं सकती। वो करते वही हैं जो उनको ठीक लगता है, बोलते वही हैं जो उनकी समझ में ठीक होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सतपाल मलिक की तरीके से उस वक्त का इंतजार जगदीप धनखड़ कर रहे हैं जब वो बोलेंगे, और इसीलिए जो देवीलाल के जन्म को लेकर जो रैली की बात की जा रही है, और आप देखिए कि अभी तक उनको सरकारी निवास नहीं मिला है, जबकि उपराष्ट्रपति अपने पद से छोड़ने के बाद भी उनको न केवल सुरक्षा मिलती है बल्कि उनको एक वैकल्पिक बड़ा बंगला भी मिलता है टाइप 8 का, जहां वो आजीवन रहते हैं और उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो उपराष्ट्रपति के पद से रिटायर हुए किसी व्यक्ति को मिलती है। लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से और सरकारी अमले की तरफ से लगातार चुप्पी बरती जा रही है, और इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि दरअसल उनको वैकल्पिक जो निवास है या बंगला है वो कब मिलेगा, और क्या उसको देने की कोई कोशिश शुरू भी हो रही है, कोशिश नहीं शुरू हो रही है। तो ये उस रहस्य को और बढ़ा देता है और इस ओर इशारा करता है कि दरअसल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अपने पद से कोई सामान्य सी घटना नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही असामान्य हुआ है, बहुत ही असाधारण हुआ है, एक्सेप्शनल हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि जब वो पद पर थे और उसके पहले पंजाब के गवर्नर थे, उसके पहले अगर आप देखें तो लंबे समय तक वो राजनीति के बियाबान में थे, बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 25 साल वो राजनीति के बियाबान में थे और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे में जब अचानक वो बंगाल के गवर्नर बना दिए गए तो हर आदमी हतप्रभ था कि अरे इतने लाइट वेट व्यक्ति को कैसे इतने बड़े पद पर भेज दिया गया। और वहां से जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो वो चुप नहीं बैठे, लगातार जुडिशरी पर हमले करते रहे, सारी राजनीतिक पार्टियों पर हमले करते रहे, आरएसएस की जम के तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो पूरी तरीके से एक तरीके से सरेंडर उन्होंने कर रखा, तो उनके सामने पूरी तरीके से नतमस्तक थे, और इसी वजह से उनको पुरस्कार मिला जब उपराष्ट्रपति बने। और उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहते हुए लगातार वो सरकार का वो काम करते रहे जो राजनीतिक तौर पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब जुडिशरी पर कोई टिप्पणी करता था, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई टिप्पणी करता था या विपक्ष में टिप्पणी करता था, तो वो बड़ी खबर भी बनती थी। तो अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या देवीलाल के जन्मदिन के ऊपर जो बड़ी रैली होने वाली है, क्या वहां कुछ बोलेंगे, क्योंकि अपने निवास से निकलने के बाद उनको सरकारी निवास नहीं मिला है। वो देवीलाल के परिवार के जो सबसे क्या कहते हैं उसको पोते, उनके बंगले पर जाकर या उनके फार्म हाउस पे जाकर अब उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल देवीलाल के परिवार से उनका बड़ा नजदीकी, बड़ा करीबी रिश्ता था, और अब पद से हटने के बाद भी देवीलाल के परिवार ने ही उनको एक तरीके से आश्रय या पनाह दी है। तो हो सकता है वहां कुछ बोलें, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के अंदर अब देवीलाल का परिवार पूरी तरीके से हाशिए पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है और वहां लड़ाई कांग्रेस और उनके बीच में है। और देवीलाल की जमीन, चौटाला परिवार, वो इस वक्त राजनीति के बियाबान में मौजूद है। तो हो सकता है वो कुछ ऐसा बोले जिसकी वजह से जो देवीलाल का परिवार या लोकदल जो परिवार है वो नए सिरे से सांसें लेना शुरू करे। अगर बोले, जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी के नाक में दम कर रखी थी और बहुत दिनों से शांत हैं, ज्वालामुखी अंदर से बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर ममता के नाक में दम करी तो पीएम मोदी के नाक में भी दम कर देंगे जब बोलेंगे? तो मुझे थोड़ा सा संदेह है। संदेह इसलिए क्योंकि अगर बोलना होता तो अब तक वो बोल चुके होते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो जाट समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय को चुप करा पाना या उनको लंबे समय तक उनके होठ को सिले रखना संभव नहीं हो सकता है। और चूंकि वो इतने बड़े पद पर थे, वो उपराष्ट्रपति का पद देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, प्रोटोकॉल में तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर होता है। तो वैसे में जाहिर सी बात है अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो वो बड़ी खबर बनेगी, न केवल बड़ी खबर बनेगी बल्कि सरकार के लिए एम्बैरेसिंग भी हो सकता है और सरकार के लिए दिक्कत भी पैदा कर सकता है। और चूंकि वो उपराष्ट्रपति के पद पे थे, जबकि सतपाल मलिक उनके पहले वो गवर्नर के पद पर ही रहते, इतने बड़े पद पर नहीं पहुंचे थे, तो जाहिर सी बात है उनके बोलने का एक अर्थ होगा और उसका एक सबब होगा, और वो देश की राजनीति में एक नया उछाल ला सकता है। लेकिन लाख टक्के का सवाल यही है, क्या वो बोलेंगे? और क्या मोदी सरकार सतपाल मलिक के अनुभव के बाद ज्यादा सजग हो गई है? और जिसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्योंकि सतपाल मलिक के अनुभव ने सरकार को जलाया है, तो क्या धनखड़ के मामले में वो सारी सावधानियां बरती जा रही हैं जिसकी वजह से शायद वो न बोल पाए, और अगर बोलें तो इतना मीठा बोले या ऐसा बोले जो कोई बहुत बड़ी खबर ना बन पाए। बिल्कुल, जाट के मुद्दों पर तो बोलते रहे थे, राजनीति में नहीं उतने एक्टिव थे जाट वाली में, लेकिन जब भी कुछ मुद्दा हुआ संसद में तब भी बोल गए, बाद में उसको मुद्दा भी बनाया। लेकिन सवाल हो सकता है अभी भी
जो हमारी चर्चा हुई कि हो सकता है 25 सितंबर को बोलें और फिर वो बड़ी खबर बने, मोदी के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया या जो भी बोला, एबीसीडी भी बोल दी तो भी खबर बन जाएगी। उपराष्ट्रपति जो कि चुप हैं 50 दिन से। कुल मिलाकर उनकी चुप्पी और पर रहस्य अभी भी बरकरार है। क्या राज है, इस पर हम सवाल और जवाब तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रहस्य है वो तो वो खुद खोलेंगे जब भी बोलेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि राजनीति में एक चुप्पी भी एक बड़ी आवाज तो होती है। नमस्कार।